दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम खनौरी बॉर्डर पे हैं। खनौरी बॉर्डर पे पिछला आंदोलन 8-9 महीने से आंदोलन चला हुआ है और जो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे किसान नहीं है, वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ लोग बैठे हैं, उनको हमने दिखाया है कि यहाँ पे 3 से 3.5 किलोमीटर का एक सफर है, उसमें ट्रैक्टर, ट्रालियां, पक्के मोर्चे लगे हुए। एक हरियाणा का मोर्चा है जिसमें बैठे हैं हमारे साथ प्रधान जी, उनसे एक बार जानना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामेश्वर आजाद है। मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूं और भारतीय नौजवान किसान यूनियन में काम करता हूं, जिसके अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ हैं। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप बोल रहे थे, पुलिस के बारे में बोल रहे थे कि पुलिस लोगों की नहीं होती, पुलिस सत्ता की होती है। उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि पुलिस किसकी होती है। देखिए, पुलिस का निर्माण 1860 में किया था और अंग्रेजों ने अपने हकों के लिए, अपना राज चलाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, तो अंग्रेज अफसर थे जो आईपीएस अफसर थे और छोटा कर्मचारी गुलाम था, इंडियन था, तो लोगों को दबाने के लिए, अपना राज कायम करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए पुलिस का निर्माण कराया था। उसी समय पुलिस रूल बना था 1860 में ही, और उस पुलिस में आईपीएस को फुल अधिकार दिए गए हैं, छोटे कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं। और बड़े अफसर छोटे कर्मचारी से जो मर्जी जनता पे जुल्म डालें, काम करा दें, गलत करा दें, पीछे इकट्ठे करा के लो, तो वो बोल नहीं सकते छोटा कर्मचारी, क्योंकि उनको बोलने की आजादी नहीं, वो प्रेस में नहीं बोल सकते। और तो और आप उसके बाद तो इसका ब्यूरोक्रेसी का निर्माण होया कि आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, मंत्री है, इनको अपनी शिकायत करने का, अपने हालात बताने का, अपना दर्द बताने का, पुलिस का छोटा कर्मचारी को यानी सिपाही से डीएसपी को, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री को भी अपने पेश होकर अपने हालात बयान करने का राइट्स नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो बर्खास्त होता है, हुए हैं। आजाद जी, आप पुलिस की नौकरी रही है आपकी, जहां तक मैं जानता हूँ। पुलिस जिस प्रकार से बर्बरता करती है, जैसे हमने पीछे बॉर्डर पे देखा था, पिछले जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, हवाई फायर किए गए, ड्रोन से फायर किए गए, मोर्टार तक लॉन्च किए गए। मतलब कौन जिम्मेवार, कौन है, पुलिस है या सरकार है? देखिए, मेन तो पहले तो सरकार का ही आएगा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि सरकार जो चुनी हुई सरकार है, 47 में देश आजाद हुआ, लेकिन ये व्यवस्था, ये कोर्ट, ये जुडिशरी, ये तफ्तीश के तरीके, ये पुलिस रूल, सारा ढांचा इन्होंने ज्यों की त्यों रखा जो अंग्रेजों का टाइम था। बदलिया का है, काम क्या करता है, सिस्टम करता है, कानून करता है, पावरें करती है, पावर, कानून, सिस्टम, जुडिशरी, तफ्तीश वही यूं की त्यों है। तो एक व्यक्ति बदल गए, सत्ता बदल गई। मैं तो ये कहता हूं जैसे पंजाब में, हरियाणा में सत्ता बदल गई, कभी चौटाला, कभी हुड्डा आ गया, कभी कोई बादल आ गया, कैप्टन आ गया, आम आदमी आ गई। इसी प्रकार बस इतने था 47 में अंग्रेज जाके बस कांग्रेस आ गई, और कुछ नहीं था। हाँ, इनके पास पावर है, ये उस समय भी सिस्टम को बदल सके थे, ब्यूरोक्रेसी की पावर खत्म कर सके थे, डाउन कर सके थे, कंट्रोल कर सके थे, छोटे कर्मचारी को आजादी दे सके थे, बड़े अधिकारियों को जैसे सिविल अधिकारियों के अधिकार होते हैं और छोटा कर्मचारी को प्रोटेस्ट करने की आजादी होती है, अपना हक मांगने की आजादी है। अगर इस प्रकार का पुलिस रूल में भी ये कर सकते हैं ये, लेकिन करते नहीं। तो ये कर दे तो ये जुल्म ज्यादती होनी बंद हो जाएगी। अब जो भी एसपी लगता है जिले में, सिफारिश से लगता है, वो बड़ी अप्रोच लगा के लगता है। अगर वो इतना ही ईमानदार है, स्वच्छ प्रशासन करने का वो है कि वो रिश्वत नहीं लेता है, तो वो मधुबन रह के, वो सुनारियां रह के, वो अपना भोंडसी रह के भी अपना काम कर सकता है, रिजर्व में, उसमें बटालियन में रह के भी कर सकता है। लेकिन वो जिले में क्यों लगता है? जिले में मलाई खाता है। प्रधान जी, सरकार पावरफुल ज्यादा है ना एसपी से, क्योंकि अभी जिस प्रकार से पंजाब पुलिस ने डल्लेवाल जी को उठाया, तो क्या पुलिस की इतनी हिम्मत है कि उठा ले जाएगी? क्या भगवत मान इसके पीछे नहीं खड़ा है, या क्या आम आदमी पार्टी की सरकार पीछे नहीं खड़ी है? नहीं, यहाँ मैं अगर आप मानोगे ना, ज्यादातर दोषी मैं पुलिस को मानता हूँ, क्योंकि इनका कोई इल्म नहीं है। जो चुन के आते हैं इनको कोई पता नहीं, ना पुलिस रूल को पता, ना पुलिस की पावर का पता, और ना ये पता करना चाहते हैं, क्योंकि बदलना तो है नहीं इन्होंने सिस्टम को। तो ये पुलिस के वाले सो जाते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरने से है। 60% कमीशन खाते हैं। आज जो भी निर्माण हो रहा है, बनाते बनाते सड़क टूट रही है, पुल टूट रहा है, ये सारा खा गए हैं लूट के देश। ऑर्डर तो दिया होगा ना पंजाब सरकार ने कि इस प्रकार से वहां से उठाना है? नहीं,
आप देखोगे आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा आदेश पे साइन नहीं पाएंगे जहां लाठी गोली का आदेश दिया हो। वो चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजी से लेके होम सेक्रेटरी से लेकर यहाँ तहसीलदार जिसको मजिस्ट्रेट घोषित कर देते हैं वो आदेश देता है, उसके इशारे पे पुलिस काम करती है। ये आदेश ले लेते हैं। देखिए अब आप गहराई में जाओगे, ये आदेश इनको वो देते नहीं, वो इनसे आदेश ले लेते हैं, वो सलाह इनसे लेते हैं। वो कभी भी कोई भी चुनी हुई पार्टी क्षेत्र के अंदर जो भी समस्या है वो अपने वर्करों के माध्यम से, जो उनका राजनीतिक ढांचा है, पार्टी सिस्टम है, पदाधिकारी है, उनसे कभी भी रिपोर्ट नहीं लेते। वो सीधी सीआईडी से या अपने डिपार्टमेंट के सरकारी कर्मचारियों से रिपोर्ट लेते हैं, यही इनको सलाह देते हैं, वो सलाह लेते हैं, वही काम करते हैं। तो यही यहाँ हुआ है। अब इन्होंने डल्लेवाल जी ने घोषणा करी जैसे कि हमारे 2 फोरम है, हम 13 फरवरी को जाएंगे। तो ये खबर एजेंसी के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से ये अफसर लेकर गए मुख्यमंत्री तक कि जी पंजाब के किसान दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली के अधिकारी भी शामिल है इसमें, गृह विभाग के। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने 3 बिंदु बना दिए कि जी ये जाके क्या करेंगे, ये जाके दिल्ली में तोड़फोड़ करेंगे, प्रधानमंत्री को मार देंगे, ये राष्ट्रपति को मार देंगे, पहला लाल किले में घुस गए थे, संसद में घुस जाएंगे, दिल्ली को बंधक बनाएंगे, इनके पास उग्रवादियों से, बाहरी देशों से ताकत से, इनके बाहरी ताकतों पे हाथ है, इनके पास असला अम्यूनेशन है, ये इस तरह की तोड़फोड़ करेंगे। हल क्या है जी? हल ये है कि 3 चीजें हैं। पहली बात तो इनको पंजाब में रोका जाए, दूसरा पंजाब बॉर्डर पे रोका जाए, और तीसरा दिल्ली से बाहर हरियाणा में कहीं ऐसी जगह रोका जाए इनको कि ये आगे बढ़ ना पाए। अब उनकी राय ये भी दी होगी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार थी, बीजेपी के खिलाफ एजिटेशन था सेंटर के खिलाफ, कि वो तो शायद रोके ना इनको, रात को उठावे नहीं, चलने से पहले बंधक ना बनाए यूनियन के लीडरों को। इसलिए इन्होंने उचित ये समझा कि जी बॉर्डर पर रोका जाए। उन्होंने कह दिया ठीक है, एज यू लाइक। मुख्यमंत्री जो हरियाणा का था या पंजाब का था, जो भी, वो कहता ठीक है, तुमने जो सही लगे तो कर दो। फिर इनकी मर्जी है, फिर ये गोली मारो किमें मारो, चाहे मैं बोलते नहीं कुछ भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ जी, जो यहाँ पे गोलीबारी हुई थी, जो पूरा ही वो जो उस टाइम हुआ था बॉर्डर को रोक के, वो सरकार की एक योजना है सूरजकुंड योजना की। सूरजकुंड योजना में ये है कि कैसे आप किसी भी आंदोलन से निपटोगे, उसी आंदोलन के तहत वो सब कुछ हुआ। ऐसी जैसे छत्तीसगढ़ में प्रहार और कगार जो योजनाएं हैं, उसके तहत जिस प्रकार से आदिवासियों का कत्लेआम किया जा रहा, तो योजना तो सरकार बनाती है ना। एसपी क्या औकात हो गई कि मतलब सरकार उसको कह देगी नहीं रोकना, नहीं रोकेगा वो आपने थोड़ी देर पहले सवाल कराया था कि जो जनता है, ये जनता की हिफाजत के लिए पुलिस नहीं बनाई। मैंने जो कहा था पुलिस उनके हित से बनाई थी। अब जो शासक वर्ग है, जो कारपोरेट के हित में नीतियां बनाता है, कारपोरेट इनको चुनाव में फंडिंग करता है, उनके अपने चैनल प्रचार करते हैं, उनकी अपनी शराब होती है, उनके सारे पर्चे, झंडे, तेल, गाड़ियां, सारा वो इनको देते हैं, चुनाव जिताते हैं। सट्टा बाजार उनका है, आंकड़े देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अच्छा दिखाते हैं, फिर ये जीत जाते हैं। बदले में फिर वो इनसे मुनाफा लेते हैं इस प्रकार का। ये उनके आगे झुक जाते हैं और उनके पुलिस के और दूसरे अधिकारियों के सामने कर देते हैं कि जैसी ये कहे ऐसा कर दो, हमें मोटा माल अब भी मिले है, चुनाव में हमें जिताएंगे। तो इस प्रकार करके ना फिर ये पुलिस के साथ और उनकी हवाले करके सो जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। चाहे तो ये कुछ भी कर सकें, स्वच्छ प्रशासन भी दे सकता है। देखिए इसमें किसी पार्टी विशेष को, आप आम आदमी पार्टी को कहें, कांग्रेस को कहें, चौटाला को कहें, नहीं, कम्युनिस्ट तक सिंगूर और नंदीग्राम में भी ऐसा हुआ था, किसानों पर बर्बरता बरती गई थी कम्युनिस्टों में। सबसे बड़े झंडा बरदार वही है, झंडा उठाकर हरियाणा में, पंजाब में सारे किसानों के हक में खड़े होते हैं, लेकिन वहां कहीं खड़े नहीं नजर आए। हमाम में सभी नंगे हैं, जितनी पार्टी है सभी ने अत्याचार किए। आप हरियाणा से आते हो, 82 में पहला शहीद होया था गोली से, पंजाब में गोली में तो पहला ये आदमी मरे, ये भी हरियाणा पुलिस ने मारे। पंजाब में किसान को गोली से नहीं मारा, हरियाणा में 82 में मारे भजनलाल। फिर चौटाला सरकार आ गई, व देवीलाल की सरकार थोड़ी सी, उसमें नहीं मरे। फिर कांग्रेस आ गई, भजनलाल, फिर वहां मारे गए नीच सिंह में 2-3 जगह। उसके बाद बंसीलाल आ गया, उसने मंडियाली में और उसने कांड किए, किसान मारे। तो इस प्रकार से शुभ कर्ण तक मारते मारते आगे। मगर उस समय की कोई किसान यूनियन थी, उन्होंने भी आने वाली सरकार के सामने ये मुद्दा नहीं उठाया कि चौटाला साहब ने भी मारे जी कंडेला। हाँ, वो आगे चौटाला साहब ने तो तोड़ पाट दिया, जितने उसने मारे इसने किसी ने भी नहीं मारे,
क्यों सवाल तो करे नहीं किसी आपका ने। कहना कि सरकार कौन सी भी आए, सरकार कौन सी भी है, सभी मारती हैं, सबका एजेंडा इन्होंने मारने से है, कोई मतलब नहीं है। वो जनता को उनके हवाले कर देती है कि आप जैसा मर्जी निपटें। लेकिन यूनियन नेताओं की भी कमी रही है उस दौर में कि वो सरकार जाने के बाद, जैसे कांग्रेस की सरकार गई, देवीलाल की सरकार आई, देवीलाल को बढ़िया आदमी कहते हैं, मगर उन्होंने मोर्चा नहीं लगाया कि जी पहले इनको सजा दो जो हमारे शहीद किए हैं उस गवर्नमेंट में, चाहे सिपाही हो चाहे डीजीपी हो, सबको सजा दो। मांगे नहीं, सरकार बदल गई, फिर कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस ने मरवाए, फिर बंसीलाल आ गया 96 में, बंसीलाल का आगे भी नहीं धरना लगाया सीएम कोठी पे कि पहले हमें इंसाफ दो, नहीं। फिर हुड्डा को कहते चौटाला आ गया, फिर चौटाला ने सबसे ज्यादा मारे, पहले उसके बारे नहीं गए, और फिर हुड्डा आ गया, हुड्डा को भी बढ़िया कहते हैं, लेकिन हुड्डा की कोठी पे या हुड्डा के जगह कितने किसान नेता बैठे के पहले अब तक के जो शहीद किए हैं चौटाला ने, बंसीलाल ने, भजनलाल ने, तो आप उनको सजा दो, रोए कोई नहीं किसी आगे। तो बढ़ते बढ़ते शुभकर्ण तक आगे, आज जिसका जी करे मैं गोली मार देते जी हैं। मैं एक और जानना चाहता हूँ, जैसे मान लो ड्यूटी करता है एक पुलिस कर्मचारी, और जब वो आपस में भिड़त होती है तो लाठी गोली भी चलती है, आदमी भी मरते हैं। जैसे शुभकर्ण को जब मारा गया था हमने उस टाइम देखा था, घर जाके पछतावा होता कभी पुलिस वाले को कि आज मैंने लाठियां मारी है बुरी तरह, किसी भी आंदोलन में, या मैं गोली चला के आया हूँ, तो पछतावा होता अंदर से? देखो पछतावा होता है, मारना भी नहीं चाहता, मारता है कई आदमी तो हल्की सी मारता है। बहुत से लोग कई भावनाओं से ग्रस्त होते हैं, कई धार्मिक भावना से ग्रस्त होते हैं कि दूसरा धर्म के मारो साड़िया के, कई जाति भावना से भी ग्रस्त होते हैं, क्योंकि पुलिस के अंदर ऐसी ट्रेनिंग इंसानियत की तो दी नहीं होती। वही दिमाग में गोबर भरा है, धर्म का जाति का भरा है। कई कह रहा है ये जाति के दूसरी के हैं, विशेष जाति के, हम दूसरी के हैं, वो लठ मारो, वो मारते हैं। बहुत से लोग हैं वो मारना भी पड़े तो थोड़ा मारते हैं, पर बहुत से मारते ही नहीं। आप देखोगे केवल जितना भी समूह होता है लाठाड़ा, उसमें से 20% ही लाठी चलाएंगे। आप कवर करके देखना, सारे लाठी नहीं मारते। कुछ अफसरों के साथ जो गनमैन टनमैन होते हैं ना, निजी से, वही लोग मारते हैं, ज्यादा नहीं। आप 5-7 लाठी चार्ज को देखते हो, ज्यादा नहीं देखते 5-7 लाठी मारने वाले को। बाकियों का दिल कचोटता है, लेकिन क्या करें, ड्यूटी की मजबूरी है। दिल में तो होता है उनके, लेकिन नौकरी छोड़ के भी जाएंगे कहाँ? अगर ये लोग नौकरी छोड़ देंगे और बतेरे आने तैयार है। जी एक सवाल हो रहा है कि मैं लगातार छत्तीसगढ़ को देख रहा हूं, जहां सीआरपीएफ के माध्यम से या दूसरी फोर्सेज के माध्यम से कत्लेआम है। आज 24 आदिवासी मार दिया, आज 15 मार दिए, वो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई। एक यहाँ पे लोग बैठे हैं पिछले 8-9 महीने से, ये आंदोलन और आदिवासियों आंदोलन जुड़ क्यों नहीं पा रहा ताकि मजबूत हो सके? देखो सेम मुद्दा है, जमीन बचाने के लिए, जमीर बचाने के लिए, फसलों और नस्लों को बचाने के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, ये भी वही लड़ रहे हैं, मुद्दा वही है। लेकिन भाषाई आ जाती, भाषा भी आड़े है, वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ का कल्चर, काफी चीजें हैं। और हमारे नेता उनके पास कई बार गए भी है, लेकिन वो बेचारे कई गुप्त रह के आंदोलन चलाए हुए हैं, जंगलों में रहते हैं, वो इस प्रकार से सीधा नहीं आ सकते। आदिवासी जिनको इन माओवादी उग्रवादी बना दिया है, तो वो लोग इतने सक्षम भी नहीं है, इनके पास इतने साधन भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ठीक है, जमीन जमान कर्ज कुर्ज लेके लोन लान फिर भी लड़ने वाले निकल जाते हैं, लेकिन उनका ऐसा जज्बा नहीं जो यहाँ तक आ पावे। और यहाँ के इतने लोग थोड़े जावे, क्षेत्र विशेष में तो उन्हीं लोगों को आगे आना होगा, बाकी तो लीडर लोग या उसके साथ 5-7 लोग ही जा पाए। अब यहाँ देखोगे पंजाब में बैठे हैं, ज्यादातर पंजाब के, फिर हरियाणा के, बाहर के 1-1, 2-2। अगर वहाँ आदिवासी एरिया में, ये मध्य प्रदेश में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, तो वहां भी वहां के 99% आदमी होने चाहिए, लेकिन उनके भूमिगत हैं वो, उनको सबको माओवादी करार दे दिया जाता है, उनकी बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, फोर्सेज उनके साथ अत्याचार करती है, उनके पास बहुत ज्यादा उनके साथ तसद्दुत है। और तसद्दुत ये कि विकास के नाम पे, कि हम तो यहाँ विकास कर रहे हैं, ये विकास ही नहीं चाहते। अभी देखा होगा आपने कितने जंगल कटा दिए, वो मशहूर जंगल देश के, वो कटा दिए हैं। अडानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट घरानों को गिरवी रखा जा रहा है, देश को, देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी का है, ये पॉलिटिशियनों का काम है, ये लाठियां मारना। और ये जो लूट के खिलाफ बात करे उसको, उससे गोली से बातचीत। हाँ, जस्टिस तो है ही नहीं, आजादी नहीं है, इंसाफ नहीं है। जो आवाज उठाएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। राजनीति में भी ऐसे लोग आवाज उठाने वाले, उनको डरा दिया है, क्योंकि उन्होंने भी भ्रष्टाचार किए हुए हैं, तो उनका ईडी सीबीआई के नाम पर डरा दिया जाता है, वो चुप कर जाते हैं, क्यों खुद काने हैं हुए। कुछ आंदोलनकारी भी ऐसे, उनके पास होता नहीं कुछ, लेकिन जेलों में
कम्युनिस्ट विचारधारा के है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया लेकिन जेलों में डाल दिया जाता है। उनको भी माओवादी, किसी का पुस्तक मिली है, किसी का कुछ करके कोई विचारधारा ये उकसाने का या फलाने का, ये सारा कारपोरेट के अधीन जो सरकारें होगी है वो सभी सरकारें आ गई है। देश फंस चुके हैं। आप ये नहीं मोदी को निकलने को दे सकते। बदल दो, बदलने के बाद भी एजेंडा तो बहुत दिनों से है और ये लगातार जारी रहेगा। इसमें लोगों को रोड पे ही आना पड़ेगा। लड़ाई बस यही है। आखिरी सवाल है कि डल्लेवाल जी यहाँ बैठना चाहते थे आमरण अनशन पे, क्योंकि पिछले 9 महीने से तो किसान बैठे ही हैं, दिल्ली आप जाने दे नहीं रहे, तो यहाँ एक प्रोटेस्ट के तौर पे बैठना चाहते थे, उसको उठा लिया गया है। अभी आगे की क्या रहेगा कि उसके बाद एक आमरण अनशन पे बैठ गया और ये कहा गया है कि वो अगर मर भी जाता दाह संस्कार नहीं करेंगे, तो यह पूरी प्रोसेस क्या रहेगी जी? इसका एजेंडा पहले से जैसे अपना दोनों फोरमों ने तय किया था। डल्लेवाल जी ने स्वेच्छा से कहा था, उन्होंने हाँ पर लिखे मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। फिर एजेंडे ने घोषणा भी की थी, एजेंडे में था कि डल्लेवाल जी यदि मर जाते हैं तो इनका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा, यहीं डेड बॉडी धरने पे रहेगी और इनका शरीर पे परिवार, उन्होंने लिख के दिया था परिवार का हक नहीं मोर्चे का है। जो जो बैठता है इन्होंने भी लिख के दिया है कि मोर्चे का हक है। तो या वो उसको पुलिस उठा लेगी। ज्यादातर अंदेशा पुलिस के उठाने का है, मरने के चांस बहुत कम है। 1% या 99% पुलिस उठा के ले जाती रही है अनशनकारी को। तो उनको उठा लिया। तो दूसरा जस्ट इन्होंने घोषणा ही रखी थी कि इनके बाद में बैठूंगा। अभी तीसरा चौथा अंडरस्टूड है, लिस्ट है इनके पास जिन्होंने स्वेच्छा से लिखाया है, पर वो बैठते रहेंगे, डेड बॉडी साइड में लगाते रहेंगे, मरते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानती बात, तब तक या गिरफ्तार करते रहो इनको, आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, ये सिलसिला लगातार जारी होगा। अभी बैठना तो मैं भी चाहता हूँ, मैं तो गांव स्तर का कार्य करता हूँ, कोई यूनियन में कोई बड़ा मेरे पास पद नहीं है, लेकिन मैंने डल्लेवाल जी को कहा था कि आप कैंसर पेशेंट हो, आपको कई बीमारियां हैं, आपकी तो सेहत के लिए आपको फ्रूट और सलाद हर चीज चाहिए, आपको तो इम्यूनिटी पावर कैंसर वाले की तो खत्म हो जाए, प्रोटेक्शन सेल मर जाते हैं कीमोथेरेपी से, तो आप न कीजिए, किसी और लीडर को बिठाओ। उन्होंने कहा क्यों, मैं बड़ा लीडर हूं मोर्चे का सबसे बड़ा, जब मैं बड़ा पद लेता हूं तो मरना भी मैं लूंगा। एक तो ये रहता है कि बार बार वो तो बाय दीवे होता है कि और मर जाता है लेकिन लीडर बड़ा रह जाता है। तो आम लोगों में भावना रहती है लीडर क्यों नहीं मरा, ये क्यों मर गया, मरना बड़ा चाहिए, बड़ा मेरा पद है, दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं मैं रखूंगा, मैं खुद। नंबर 2, अगर आप मरते हैं, शुभकर्ण मरे, कितना फर्क पड़े। बड़ा नेता अगर मरेगा ना तो दूर तक मैसेज जाएगा कि ये तो अब, क्योंकि बड़ा मरेगा तो निचले तो स्वाभाविक बात है सारे मरेंगे, फिर हुए कुछ भावना में आएंगे, कुछ क्रांति में आएंगे, गुस्से में आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि बोले मैं मरूंगा, बड़ा नेता मरने के बाद ये सिलसिला होगा। उन्होंने पूरी तैयारी भी कर दी थी, बच्चों के नाम उन्होंने जमीन भी कर दी थी। जो सरकार को ये लगा कि ये आदमी 100% मरेगा। क्या अभी डल्लेवाल जी कस्टडी में है? डल्लेवाल जी पुलिस की अवैध हिरासत में है, यानी कस्टडी में होते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल में भेजते हुए। 24 घंटे के अंदर जरूरी है रखना, 24 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकते। अरेस्ट उन्होंने पाया नहीं, बयान उन्होंने दिया कि भाई हम तो इसको मेडिकल चेकअप के लिए ले गए थे। अरे भाई, मेडिकल चेकअप के लिए तो क्षेत्र का सांसद है, उसको मिलने नहीं दिया, उनके पुत्र को नहीं मिलने दिया, रिश्तेदार को नहीं मिलने दिया, तो अब कर क्या रहे हो? या तो ये बता दो बीमार है तो घर के हवाले कर दो, इसको परिजनों के हवाले करो, वो सेवा करेंगे इसकी। और आप जाओ, 200 आदमी क्यों लगा रखे हैं हॉस्पिटल की सुरक्षा में, किससे खतरा है इसको? और अगर ये गुनाहगार है, इन्होंने आमरण अनशन की धमकी दी है, तो पुरानी धारा है 309 आत्महत्या के लिए, मतलब घोषणा की है उसने, धमकी दी है, तो अंदर करो, जेल भेजो। अवैध हिरासत में रखा है, अवैध हिरासत में डल्लेवाल जी को। ये सरासर हम इनकी सरकार की निंदा करते हैं और हम उनकी रिहाई की कुशल मांग करते हैं को मोर्चे पर आए और आगे का वो आंदोलन है उनकी स्वेच्छा से, कि बड़े लीडर है वो इस मोर्चे के, तो उनकी रहनुमाई में ये हमारा अनशन है जो चले। या फिर सरकार बातचीत करे हमसे, सरकार बातचीत करे, हम भाग नहीं रहे, बातचीत करे हमारे मुद्दों पे। सेशन चला हुआ है, एमएसपी गारंटी कानून का कानून बनाए, एमएसपी की गारंटी का, अभी सदन चल रहा है, ये हमारी मांग है। भूख हड़ताल की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे जब जाएंगे तो शहीद भगत सिंह और उसकी जो पूरे साथी जब जेल में थे और उन्होंने भूख हड़ताल की, तो भगत सिंह अपने साथी को कहता है कि भूख हड़ताल एक वो आंदोलन है कि आपको हर दिन मरना पड़ेगा, आपको हर दिन रोजाना तिल तिल मरना पड़ेगा। ये भगत सिंह अपने साथियों कहते हैं और कहते हैं कि भूख हड़ताल वही करे जो आखिरी सांस तक इसको निभा सके। और जतिंद्र नाथ दास
62 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे और भगत सिंह की लंबी भूख हड़ताल का भी वो दौर रहा है। और आज भूख हड़ताल करना इतना गैर कानूनी बना दिया गया है कि उसको डल्लेवाल जो किसान नेता है अवैध हिरासत में रखा गया है। आजाद जी हमारे साथ थे। किसान आंदोलन यहाँ लगातार चल रहा है। सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन किस रूप लेगा वो फिर सरकार ही को भुगतना पड़ेगा। जनमंच के साथ आप बने थे। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।